नमस्कार। हम में से अधिकांश लोगों ने ताप विद्युत संयंत्र को दूर से अथवा पास से देखा होगा। आज हम चलेंगे ताप विद्युत संयंत्र परिसर के भीतर और निकट से इसका अवलोकन करेंगे। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा और आज हम भ्रमण करेंगे ताप विद्युत संयंत्र में। आइए चलते हैं। ताप विद्युत संयंत्र में कोयले को जलाकर पानी से भाप बनाई जाती है एवं उससे टरबाइन चलाकर जनित्र से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। खदानों से प्राप्त कोयले को हम सीधे भट्टी में उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इनके टुकड़ों का आकार समान नहीं होता एवं इनमें अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। अतः इस कोयले को भट्टी में उपयोग करने के लिए हम इसे CHP अथवा कोल हैंडलिंग प्लांट की सहायता से उपयोग के योग्य बनाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट से। कोल हैंडलिंग प्लांट में कोयले का भंडारण होता है। यहाँ तक कोयले को ट्रक एवं रेलगाड़ी के द्वारा पहुँचाया जाता है। रेलगाड़ी के द्वारा जो कोयला लाया जाता है उससे उतारने के लिए एक बड़े मशीन की आवश्यकता होती है, जिसे वैगन ट्रिपलर कहते हैं। यह रेलगाड़ी के एक पूरे वैगन को ही उल्टा करके कोयले को इस हॉपर में डाल देता है। इस विशाल मशीन को स्टाकर एवं रिक्लेमर कहते हैं। यह लाए गए कोयले को भंडारित करती है एवं आवश्यकता अनुसार उसे संयंत्र तक पहुंचाती है। इस मशीन की यह भुजा अपने अक्ष के परितः दाएं एवं बाएं घूम सकती है, जिसकी सहायता से यह कोयले को बेल्ट में डालकर उसके गंतव्य तक पहुंचा सकती है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर इसके ढेर भी लगा सकती है। यह विशालकाय मशीन विद्युत ऊर्जा से चलती है, जिसे इसके ऊपर स्थित इस कमरे से संचालित किया जाता है। ये सब चीज़ का है। लोहे की पटरी के ऊपर यह मशीन लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक आगे व पीछे चल सकती है तथा उन स्थानों पर यह कोयले के ढेर लगा सकती है व ढेर से कोयला उठाकर संयंत्र तक पहुंचा सकती है। जब स्टाकर व रिक्लेमर मशीन न चल रही हो तब लोडर व हाईवा ट्रकों की सहायता से कोयले को हॉपर में डाला जाता है। हॉपर लोहे की बनी हुई एक विशाल कीपनुमा संरचना होती है। आप देख रहे हैं कोयले को हॉपर में डाला जा रहा है। इस हॉपर बिल्डिंग के नीचे लगभग 50 फुट नीचे से कन्वेयर बेल्ट की सहायता से कोयले को क्रशर हाउस तक पहुंचाया जाता है। आइए इस बिल्डिंग के नीचे चलकर देखते हैं। ज़मीन से लगभग 40 से 45 फुट नीचे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गर्मी अधिक है व अंधेरा है तथा स्थान स्थान पर बल्ब लगे हुए हैं। यह विशाल कीपनुमा लोहे की संरचना, जिसे हॉपर कहते हैं, यहीं से ऊपर डाला गया कोयला नीचे आता है व नीचे से कन्वेयर बेल्ट की सहायता से यह आगे क्रशर हाउस तक जाता है। मतलब जो एला होई तो ओला इमरजेंसी दबा देबो, मतलब यह चालू नहीं हो। आपातकालीन उपयोग के लिए कुछ बटन यहाँ लगे हुए हैं। कन्वेयर बेल्ट मजबूत रबड़ से बनी हुई पट्टियाँ होती हैं, जिन्हें मोटर की सहायता से चलाया जाता है व इन्हीं के द्वारा कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है। अब आइए चलते हैं क्रशर हाउस, जहाँ कोयले को पीसा जाता है। आप देख रहे हैं 815 किलोवाट का विशाल मोटर जो इस संयंत्र को चलाता है, जिसकी सहायता से कोयले के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसे कोल क्रशर कहते हैं। ऊपर से कोयला डाला जाता है व नीचे इसे तोड़ा जाता है।
इसकी आंतरिक संरचना देखते हैं। यह एक विशाल दांतेदार ड्रम है जिसे चलाकर कोयले को तोड़ा जाता है। आइए इसे और अच्छे से देखते हैं। नीचे यह जो दांतेदार बेलन दिखाई दे रही है, इसी की सहायता से कोयले को तोड़ा जाता है। क्रशर से गुजरने के बाद कोयला लोहे की इस जाली से गुजरती है। इस प्रक्रिया को स्क्रीनिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग के पश्चात कोयले को कन्वेयर बेल्ट की सहायता से आगे भेज दिया जाता है। आप देख रहे हैं कन्वेयर बेल्ट चलते हुए, यहीं से कोयला आगे जाता है। ऊपर इस विशाल कीपनुमा संरचना को फ्लिप गेट कहते हैं, जिनकी सहायता से कोयले के मार्ग को बदला जा सकता है। ये विशालकाय विद्युत चलित मोटर कन्वेयर बेल्ट को चलाते हैं। यहाँ आने वाला कोयला एक कन्वेयर बेल्ट से दूसरे कन्वेयर बेल्ट में स्थानांतरित हो रहा है। कन्वेयर बेल्ट में कोयले के साथ साथ लोहे के टुकड़े व पत्थर के वे टुकड़े जिनमें लोहा पाया जाता है एवं नट बोल्ट इत्यादि आ जाते हैं। यह एक शक्तिशाली चुंबक है जो लोहे के टुकड़ों को खींचकर कोयले से अलग कर रही है। कोयला जल्दी से नीचे गिर जाता है व लोहे के टुकड़े चुंबक से आकर्षित होकर थोड़ी दूरी पर गिरते हैं। यह प्रक्रिया चुंबकीय पृथक्करण कहलाती है। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर स्थान स्थान पर इस प्रकार के मेटल डिटेक्टर लगे होते हैं जो लोहे के साथ आने वाली धातुओं को इंगित करते हैं। अब यह कोयला जलने के लिए तैयार हो चुका है। अब इसे आगे ले जाकर बड़े बड़े साइलों में भंडारित किया जाएगा। अब हम चल रहे हैं साइलों की ओर, जहाँ इन पिसे हुए कोयले को भंडारित किया जाता है। इस पंक्ति में विशालकाय 12 साइलों हैं। 2 मशीनों की सहायता से 2 कन्वेयर बेल्ट द्वारा लाए गए कोयले को इनमें भरा जाता है। कन्वेयर बेल्ट द्वारा लाया गया कोयला ऊपर से नीचे इन साइलों में भरा जाता है। इन विशालकाय मोटर द्वारा ये बेल्ट संचालित होते हैं। ये विशाल बेलनाकार लोहे के डिब्बे ही साइलों कहलाते हैं, जिनके भीतर कोयला भंडारित किया जाता है व आवश्यकतानुसार उन्हें बॉयलर में भेजकर जलाया जाता है। प्रत्येक साइलों का निचला भाग कीप के आकार का होता है, जिसके नीचे कोयले को वायु के साथ बॉयलर में भेजने की व्यवस्था होती है। इस प्रकार ईंधन का भंडारण आवश्यक है, ताकि किसी कारणवश यदि पिछले उपकरण कुछ समय के लिए कार्य करना स्थगित कर दें, तब भी बॉयलर में ईंधन की आपूर्ति अनवरत बनी रहे एवं विद्युत उत्पादन में
कोई बाधा उत्पन्न न हो। इस स्थान पर वायु, ईंधन, जल एवं जलवाष्प को लाने ले जाने हेतु विभिन्न प्रकार के पाइप लगाए गए हैं तथा उनके मापन हेतु विभिन्न प्रकार के मापक यंत्र भी लगाए गए हैं। इन पाइपों की सहायता से बॉयलर के भीतर गर्म वायु झोंकी जाती है, जिससे कोयला जलता है व ऊष्मा से जल गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित होता है। यह संरचना है बॉयलर। विशाल लोहे के गर्डरों से निर्मित यह संरचना, इसके भीतर कोयला जलता है। इसके भीतर विभिन्न प्रकार के पाइपों के संयोजन होते हैं, जिन्हें कार्य के आधार पर इकोनोमाइजर, वाटर वाल, प्रीहीटर, सुपर हीटर इत्यादि नामों से जाना जाता है। इन पाइपों के भीतर बहने वाला जल विभिन्न स्तरों पर गर्म होकर अतितप्त भाप का निर्माण करता है। इसी अतितप्त भाप से हमारी टरबाइन चलती है, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। इस अतितप्त भाप को यहाँ से टरबाइन तक ले जाने के लिए विशाल पाइपों का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। विभिन्न पाइपों पर पड़ने वाले दबाव को नापने के लिए यहाँ पर अनेक मापक यंत्र भी लगे हुए हैं। इन्हीं की सहायता से इन पाइपों के भीतर दबाव को नियंत्रित किया जाता है। यहाँ हमें अनेक उपकरण दिखाई देते हैं, जिनमें डायल लगे हुए हैं। इन उपकरणों की सहायता से ही अनेक गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती हैं। बॉयलर के पार्श्व में भी विशालकाय पाइप व पंखे लगे होते हैं, जिनकी सहायता से पर्याप्त मात्रा में वायु बॉयलर के भीतर पहुंचाई जाती है, जिससे कोयले का उपयुक्त दहन हो सके व उससे उच्चतम ऊर्जा प्राप्त की जा सके। कोयले के दहन के पश्चात बॉयलर के निचले भाग में बचने वाली राख को बॉटम ऐश कहते हैं, जो इस चैन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ऊपर से उड़कर निकलने वाली राख को फ्लाई ऐश कहा जाता है, जिसका उपयोग सीमेंट निर्माण व ईंट निर्माण में भी किया जाता है। बॉटम ऐश को इस चैन की सहायता से ऊपर के साइलों में इकट्ठा किया जाता है तथा कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से दूर स्थित साइलों में भेज दिया जाता है। अनुपयुक्त राख को ऐश पॉन्ड में डाल दिया जाता है। दूर हमको ऐश पॉन्ड का दृश्य दिखाई दे रहा है। बॉयलर के नीचे से बॉटम ऐश तो निकाल लिया जाता है, परंतु कोयले के जलने से जो धुआं उत्पन्न होता है वह अपने साथ अनेक हानिकारक कण लिए हुए होता है। यदि इसे इसी तरह हवा में छोड़ दिया जाए तो प्रदूषण फैल सकता है। इसलिए इसे वायु में छोड़ने से पूर्व इसे ESP से गुजारा जाता है। चलचित्र में ये विशालकाय संरचनाएं ESP कहलाती हैं। ESP अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इनके भीतर विद्युत आवेशित प्लेटें होती हैं, जो धुएं में उपस्थित विभिन्न प्रकार के आवेशित कणों को रोक लेती हैं तथा अपेक्षाकृत कम हानिकारक धुएं को आगे जाने देती हैं। इस प्रकार ESP के प्रयोग से हमारे वातावरण को कम नुकसान पहुंचता है। शेष बचने वाली राख को नीचे से निकाल लिया जाता है। गर्म गैसों को पंखों के माध्यम से
चिमनी में भेज दिया जाता है। चिमनियाँ गर्म गैसों को वायुमंडल के ऊपरी भाग में वितरित कर देती हैं, जिससे उस स्थान पर प्रदूषण का घनत्व कम हो जाता है। आइए चिमनी का भीतरी दृश्य देख लेते हैं। चिमनी में गर्म गैसों के निकासी का मार्ग होने के साथ साथ ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी होती हैं, ताकि समय समय पर ऊपर चढ़कर निगरानी एवं मरम्मत का कार्य किया जा सके। अब हम चलेंगे ताप विद्युत संयंत्र के मुख्य भाग की ओर, अर्थात टरबाइन एवं जनरेटर के खंड में। बॉयलर में बनी हुई अति तप्त भाप पाइपों के द्वारा टरबाइन तक पहुंचाई जाती है और इसी के द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं टरबाइन का खंड। जब अति तप्त भाप टरबाइन में प्रवेश करती है, तब उसकी पत्तियों पर यह अत्यधिक दबाव डालती है, जिसके कारण टरबाइन तीव्र गति से घूर्णन करने लगती है और साथ ही उसके साथ जुड़ा हुआ जनरेटर का शाफ्ट भी घूमने लगता है। जनरेटर के भीतर विद्युत चुंबक व कुंडलियाँ होती हैं। रोटर के घूमने से कुंडलियों में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। रोटर की गति 3000 आरपीएम होती है, अर्थात 1 मिनट में रोटर 3000 राउंड घूम जाता है। ताप विद्युत संयंत्र का यह मुख्य भाग है। इसके पूर्व के सारे उपक्रम बस इसी संयंत्र को घुमाने के लिए किए जाते हैं। यहीं पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। यह विशालकाय संयंत्र भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके नीचे अन्य विभिन्न प्रकार के यंत्र लगे हुए हैं। विभिन्न आकार प्रकार के पाइप इत्यादि, जिनकी संरचना यहाँ नियमित कार्य करने वाले अभियंता ही बता सकते हैं। टरबाइन को घुमा लेने के पश्चात जो भाप होती है, वह पाइपों के द्वारा नीचे स्थित कंडेंसर कम हीट एक्सचेंजर में पहुंचती है। आगे दिखाई देने वाली बेलनाकार संरचनाएं हीट एक्सचेंजर हैं। इसके पश्चात भाप को कूलिंग टावर में भेज दिया जाता है, जहां ये ठंडी होकर जल में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया से हम जल की अत्यधिक हानि को रोक सकते हैं एवं उसी जल को हम बारंबार उपयोग कर सकते हैं। कूलिंग टावर में जल के फुहारे एवं वायु के संपर्क में आकर जलवाष्प ठंडी होती है। यहाँ उत्पन्न विद्युत को ट्रांसफार्मर के माध्यम से वोल्टेज को बढ़ाकर दूर दूर तक प्रसारित किया जाता है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।